हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपा। स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट 258 पर। हम यहाँ हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं और स्वरों के वर्गीकरण को हमने अच्छे से सीख लिया है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम व्यंजनों के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा छोटी ट्रिक्स के पीछे भागते हैं और बड़ी वीडियोस से हम बचना चाहते हैं। लेकिन छोटी ट्रिक्स के पीछे भागने से हमें कभी भी किसी भी टॉपिक की संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है, और संपूर्ण जानकारी ना होने की वजह से हम जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और उसके बाद फिर से हमें उसी टॉपिक पे आना पड़ता है। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसे पूरा पढ़ें, उसमें सारी चीज़ें आपको कलेक्ट कर लेनी चाहिए ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और आपके अधिकांश क्वेश्चन सही हो, गलत क्वेश्चन होने से आप बच जाएं। ये आज मैं इस क्लास में सारी चीज़ें व्यंजनों से जो संबंधित हैं वो मैं आपको यहाँ बताना पूरी कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें कवर कर लूँ। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ बेहतर सीखने के लिए यहाँ ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ हमने व्यंजनों को लिखा है। कुल व्यंजन होते हैं हमारे 33 और इन व्यंजनों को हमने कुछ वर्गों में कैटेगराइज किया है। ये जो वर्ग हैं ये है 5 वर्ग: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनको हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया है इनका। ये जो यहाँ क से लेकर जो मैं तक के वर्ण हैं ये है कुल 25 वर्ण, जिनको हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते हुए हमारी जीभ हमारे मुंह के अंदर कहीं ना कहीं टच जरूर होती है। जहाँ हमारी जीभ टच होती है उनको कहते हैं उच्चारण स्थान। हमारे मुंह के अंदर कुल 5 उच्चारण स्थान होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ्य। इसी तरह से हमने इनको कैटेगराइज किया है। जो हमारा क वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थल होता है कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थल होता है तालु। ट वर्ग का उच्चारण स्थल होता है मूर्धा। त वर्ग का उच्चारण स्थल होता है दंत। प वर्ग का उच्चारण स्थल होता है ओष्ठ। ये जो उच्चारण स्थल मैंने आपको बताए हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखेंगे तो ये आपको ऐसे ही क्रम में अपने मुंह के अंदर भी मिलेंगे। अगर हम सबसे पीछे देखें, अंदर की से बाहर की तरफ आए तो सबसे अंदर हमारा होता है कंठ। कंठ उच्चारण स्थान में क वर्ग को रखा गया है। उसके बाहर थोड़ा सा आते हैं तो होता है हमारा तालु। तो च वर्ग जो सेकंड नंबर पे है, च वर्ग को तालु में रखा गया है। और उससे बाहर जो हमारे मुंह में अंदर एक गहरा स्थल होता है ऊपर तालु के आगे, वो होता है मूर्धा। उसके बाद जब आता है त वर्ग तो हमारे जो दांतों के पीछे एक उभरी हुई जगह होती है जिसे मसूड़ा कहते हैं, वही होता है दंत। तो त वर्ग को दंत, त वर्ग जो उच्चारित होता है वो दंत स्थल से होता है। और जो प वर्ग होता है वो होता है हमारे ओष्ठ, उसका उच्चारण स्थल होता है ओष्ठ। अगर हम देखें उच्चारण के प्रकार को तो ये जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान तो है कंठ, लेकिन इसका जो प्रकार है वो है कंठीय। इसी तरह से उच्चारण स्थल च वर्ग का है तालु, लेकिन अगर हम प्रकार की बात करें कि किस प्रकार में ये आएंगे तो जो प्रकार होता है वो होता है तालव्य। इसलिए आपको कंठ और कंठीय, तालु और तालव्य के अंतर को समझना जरूरी है। तालव्य, कंठीय, मूर्धन्य, दंतीय और ओष्ठ्य ये होते हैं प्रकार, और ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये होते हैं उच्चारण स्थान। इससे आगे अगर हम जाएं तो अंतस्थ व्यंजन, ये र ल व जो ये 4 वर्ण हैं ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और श, श, है ये जो होते हैं 4 व्यंजन ये होते हैं संघर्षीय उष्ण व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ का मतलब है जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में आए हुए हैं वो होते हैं
अंतस्थ वर्ण। और अगर संघर्षी या उष्ण व्यंजनों की हम बात करें तो इनके जो उच्चारण हम करते हैं, तो उच्चारण करते समय एक घर्षण हमारे मुंह के अंदर होता है, और जब घर्षण होता है तो गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से इन्हें संघर्षी या उष्ण व्यंजन कहते हैं। उसके बाद ये जो है 4 वर्ण क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब है इन्हीं व्यंजनों से मिलकर ये 4 व्यंजन बनते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। अगर हम बात करें और प्रकार के, तो इनका जो इसमें अगर हम देखें और चीज़ें, तो ये जो 2 अणे और डे 2 व्यंजन हैं, इनको कहते हैं हम द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन है क्योंकि ये इस तरह भी लिखे जाते हैं और इनके नीचे एक बिंदु लगाकर इस तरह से भी ये लिखे जाते हैं। तो द्विगुण व्यंजन इनको कहते हैं द्विगुण व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन, या फिर हम इनको ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। ताड़न जात। अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो ये जो हैं इनके उच्चारण स्थल की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से हमने ये वर्ग कैटेगराइज किए हैं, इसी तरह से हम इन 4 व्यंजनों को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कंठ को छोड़ दें और हम य को लें, तो य का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। तो हम तालु के बाद जब हम रै पर जाते हैं, तो रै का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा, और ल का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत्य। इस तरह इसी क्रम में हम इनको भी रख सकते हैं। यहाँ आएगा तालु, य का उच्चारण स्थान होता है तालु, रै का मूर्धा, ल का दंत, और अगर हम बात करें बै की, तो इसी क्रम में जब हम नीचे आते हैं और बै जो होता है इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर बनता है। तो हम बै के उच्चारण स्थान को हम मिलाकर लिखते हैं दंतोष्ठ। बै का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंतोष्ठ। इसी तरह से अगर हम उष्ण व्यंजनों के उच्चारण स्थल की बात करें, तो जो ये श होता है इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। अगर हम कंठ को यहाँ छोड़ दें और हम तालु से शुरू करें, तो श होता है तालु, तालव्य वर्ण। मूर्धन्य, ये वाला श होता है मूर्धन्य, ये होता है दंत्य। और अगर हम है की बात करें, तो हर चीज़ में अपवाद होता है, और इन्हीं अपवादों से क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम है के उच्चारण स्थान की बात करें, तो है का जो उच्चारण स्थान है वो है जिह्वा मूल, इसको कहते हैं जिह्वा मूल या स्वर यंत्र, या हम इसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्र भी कह सकते हैं। इसको कातल्य वर्ण भी कहते हैं, कातल्य। तो ये जो तीनों प्रकार हैं, इसको हम है का उच्चारण स्थान में हम जिह्वा मूल भी कह सकते हैं, स्वर यंत्र भी और कातल्य वर्ण भी। तो उच्चारण स्थान के बाद अगर हम इनको देखें, जो 2 प्रकार और हैं जिनके आधार पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, तो वो होते हैं, एक होता है घोषत्व के आधार पर, दूसरा होता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं और घोषत्व के आधार पर। तो हम थोड़ी सी जगह
थोड़ी सी जगह यहाँ बना लेते हैं। तो ये जो घोषत्व के आधार पर होते हैं, दो होते हैं। एक होता है अल्प प्राण अघोष, एक होता है अघोष अघोष वर्ण, दूसरा होता है सघोष वर्ण। प्राणत्व के आधार पर भी दो होते हैं, अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। तो अगर हम इस आधार पर इन व्यंजनों का वर्गीकरण देखें तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा, पहला और वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पंचम वर्ण, तो इस तरह से ये 5 वर्ण हैं। तो जो अघोष वर्ण होते हैं वो पहला और दूसरा, ये अघोष वर्ण होता है। और ये भी अघोष होता है। लेकिन बाद के जो 3 होते हैं ये होते हैं सघोष, सघोष वर्ण। मतलब प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है वो अघोष वर्ण होता है, और जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होता है वो होता है सघोष वर्ण। अगर हम बात करें प्राणत्व के आधार पर, तो पहला, दूसरा और तीसरा, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं वो होते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण, ये भी अल्प है और ये भी अल्प प्राण है। अगर हम बात करें दूसरे और चौथे वर्ण की, तो ये होते हैं महाप्राण। इसी तरह से अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की और ऊष्म व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जैसे कि मैंने बताया स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। तो इसमें कुछ विशेषताएं स्वरों की आ जाती है। जिस तरह अगर आपको बताया हो मैंने पिछली वीडियो में, तो जो स्वर होते हैं हमारे 11 स्वर होते हैं, वो होते हैं सघोष और अल्प प्राण। जो सारे स्वर होते हैं, स्वर होते हैं अल्प प्राण। 11 के 11 स्वर अल्प प्राण में जाते हैं, अल्प प्राण और सघोष। इसी विशेषताओं को फॉलो करते हुए ये जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी इसी विशेषता को फॉलो करते हैं, और ये जो चारों वर्ण होते हैं ये अल्प प्राण और सघोष होते हैं। अगर हम बात करें उष्ण व्यंजन की, तो जो उष्ण व्यंजन होते हैं वो ठीक इनके अपोजिट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें महाप्राण, अल्प प्राण में, तो जो श होते हैं ये सघोष नहीं होते। सघोष ना होने के बाद अगर कोई बचता है तो वो बचता है अघोष। तो अगर ये तीनों सघोष नहीं है तो ये तीनों श होते हैं अघोष। यहाँ जो हमारा है होता है ये अपने वर्ग का साथ छोड़ देता है और ये चला जाता है अंतस्थ व्यंजन के साथ। तो हमारा जो है होता है वह होता है सघोष वर्ण। है सघोष होता है, और जो श होते हैं ये होते हैं अघोष। और ये चारों जो अंतस्थ वर्ण होते हैं ये होते हैं अल्प प्राण,
और सघोष। इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ विशेषताएं अंतस्थ व्यंजनों की देखें तो जो रे और वे होता है ये होते हैं अर्धस्वर। ये और वे, ये दोनों वर्ण होते हैं अर्धस्वर, ये अर्धस्वर होते हैं। और ये जो होता है रे, रे को हम कहते हैं लुटित वर्ण, लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ लुढ़कती हुई बाहर आती है, इसके लिए इसको लुंठित कहते हैं या फिर कहते हैं प्रकंपित। प्रकंपित, रे को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। और अगर हम बात करें ले की तो ले को कहते हैं पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम ले का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ के दोनों सिरों से थोड़ी थोड़ी हवा बाहर की तरफ आती है, इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है। अगर हम बात करें संयुक्त अक्षर की तो जो हमारे संयुक्त अक्षर हैं इनको सिर्फ बनावट के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो हम इनका देख लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं। ये जो हमारा क्ष है, क्ष, त्रे, ज्ञ और श्रेय, ये चार वर्ण हमारे संयुक्त वर्ण हैं। तो क्ष जो बनता है वो क प्लस श से बनता है। लेकिन एक पॉइंट होता है कि इन दोनों में से कौन सा वर्ण आधा वर्ण है। तो ये जो हम इस तरह से किसी व्यंजन के नीचे लगाते हैं तो ये प्रदर्शित करता है आधे व्यंजन को या आधे वर्ण को। तो इसमें जो होता है पहला वर्ण वो आधा होता है और जो बाद का वर्ण होता है दूसरा वर्ण वो होता है पूरा वर्ण। कभी कभी एग्जाम में हमें या तो इसके नीचे लगा हुआ ये मिलता है या फिर दोनों के नीचे मिलता है, तो वो विकल्प गलत होता है। यहाँ जो आधा वर्ण होता है वो सिर्फ क होता है, श्रेय जो होता है वो पूरा वर्ण होता है। या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं के प्लस श्रेय प्लस ए। दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है। जब हम किसी वर्ण का विच्छेद करते हैं तो उससे हम ए को बाहर निकाल देते हैं। जैसे अगर हम क का विच्छेद करें तो क को हम आधा करके उसके पीछे ए लगाते हैं, तो ये इसको पूरा प्रदर्शित करता है। इसलिए हम इसको या तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी सही है, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें त्रय की तो ये बनता है तय, इसमें आधा होता है और रे इसमें पूरा होता है। या फिर हम इसको तय प्लस रे प्लस ए इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें गे और श्रेय की तो गे जो होता है जे प्लस इंगा, इसमें या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस ए। अगर हम बात करें श्रेय श्रमिक की तो इसमें होता है या हम इसको लिख सकते हैं प्लस रे प्लस ए। ये होते हैं हमारे संयुक्त वर्ण।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें।